तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर। ठीक है, अब हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर बेसिकली इट इज़ ए टॉपिक जिसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ टू कवर। ठीक है, तो इट विल नॉट बी अ वन पार्ट वीडियो बट मल्टी पार्ट वीडियो होगी। सही है। अब हॉलमार्क का मकसद बेसिकली है पहचान, तो कैंसर की क्या क्या पहचान है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कैंसर के, ये वो हैं। तो हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर में वी हैव 8 हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर। सबसे पहला जो है हॉलमार्क दैट इज़ सेल्फ सफिशेंसी इन ग्रोथ सिग्नल, मतलब कि वो खुद ब खुद कैंसर ग्रो होता रहेगा। नंबर 2 दैट इज़ इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिशन, मतलब कि इवन इफ अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे कि ग्रो ना करे वो बॉडी के मैकेनिज़म्स, तो ऑब्वियसली फिर भी ग्रो करता रहेगा। नंबर 3 ऑल्टर्ड सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, दैट मीन्स कि ऑब्वियसली सिंस ग्रो ज़्यादा कर रहा है तो सेल की मेटाबॉलिज्म जो होगी वो भी चेंज हो जाएगी टू सपोर्ट दैट ग्रोथ। सिमिलरली सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस, सिंस ऑन दी टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वेसल्स चाहिए होंगी, तो कैंसर अपनी जो वेसल प्रोडक्शन कैसे करवाएगा उसका है। ठीक है, उसके अलावा देयर इज़ एवेजन ऑफ एपोप्टोसिस, कैंसर सेल्स बेसिकली मरते नहीं हैं, एंड लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल। ठीक है, एंड देन फाइनली देयर इज इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, एंड आठवां जो है दैट इज एस्केप फ्रॉम इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये 8 हॉलमार्क्स है जिनको हम आइडियली 3-4 वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, ये थे 8 हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर। उसके अलावा 2 प्रमोटर्स ऑफ कैंसर भी होते हैं, मतलब कि ये कंडीशंस वो हैं जो कैंसर को और लाइकली बना देती हैं। सबसे पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, एंड अनदर वन दैट वी कॉल कैंसर प्रमोटिंग इन्फ्लेमेशन। अब इसको ऑब्वियसली एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे। वी विल जस्ट स्टार्ट ऑफ बाय डूइंग सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स एंड इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिशन। 2 मेजर हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर हैं ये, जिसकी अलग से वीडियो होगी। उसके बाद आई थिंक 3 to 6 एंड मे बी इवन 8 ये एक ही वीडियो में आ सकते हैं, एंड देन 7 की अलग से वीडियो बनेगी, एंड देन 2 प्रमोटर्स की एक वीडियो बनेगी। मोस्ट लाइकली ये होगा। अब लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट हॉलमार्क ऑफ कैंसर दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ सिग्नल्स। ठीक है, अब सबसे पहले बिफोर नोइंग पैथोलॉजी वी हैव टू डू फिजियोलॉजी के कैसे सेल में ग्रोथ सिग्नल्स अफेक्टिव होते हैं, या क्या है सेल की नॉर्मल सेल ग्रोथ की क्या फिजियोलॉजी है। तो ये नॉर्मल सेल है, इसके पास हमारे पास होता है एक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ऑन दी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जब भी ग्रोथ फैक्टर आके बाइंड करता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये फर्दर डाउनस्ट्रीम सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, इसके प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली वो। ठीक है, ये सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स को एक्टिवेट करता है, जो सिग्नल को, जो ग्रोथ का सिग्नल है उसको कहाँ पर लेकर जाते हैं, न्यूक्लियस में। ठीक है, अब कैसे लेकर जाते हैं, सेकंड मैसेंजर सिस्टम, जैक्सटेट पाथवे वगैरह ये वाले। इससे क्या होगा कि न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं ये एक्टिवेट होंगे, और ये क्या करेंगे बेसिकली सेल साइकिल जो रेगुलेटर्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, जो फिर सेल साइकिल को प्रोग्रेस करवाएंगे और इंक्रीज़ करवाएंगे ग्रोथ को। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गया ज़रूरी। नंबर 1 ग्रोथ फैक्टर, नंबर 2 ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, नंबर 3 सिग्नल ट्रांसड्यूसर,
नंबर 4 न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एंड देन नंबर 5 सेल साइकिल रेगुलेटर्स। अगर मैं ग्रोथ फैक्टर की लेवल्स बढ़ा दूँ तो दैट मीन्स सेल ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर मैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को ऐसा कर दूँ कि वो खुद ब खुद इवन ग्रोथ फैक्टर के बगैर भी काम करना शुरू कर जाए तो सेल ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अगर मैं सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स को ऑटोमेटिक बना दूँ तो सेल ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अगर मैं न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को ऑटोमेटिक बना दूँ, सेम थिंग। अगर मैं सेल साइकिल रेगुलेटर्स में से जो एक्टिवेटर्स हैं उनको ऑटोमेटिक बना दूँ या उनको बढ़ा दूँ, उनकी एक्टिविटी ग्रो करेगा। या फिर मैं इनहिबिटर्स को कम कर दूँ तो फिर अगेन सेल ग्रो करेगा। एट द एंड ऑफ द डे कि आप क्या कर रहे हैं, सेल की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं वाया दिस पाथवे। तो अब ईच एंड एवरी स्टेप को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं सेपरेटली कि क्या क्या म्यूटेशन या क्या क्या मसला हो सकता है। तो स्टार्टिंग क्या आती, ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ग्रोथ फैक्टर जो आके रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तो ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ग्रोथ फैक्टर कैसे अफेक्ट हो सकता है, या तो अक्सर ये होता है कि कैंसर अक्सर अपना ग्रोथ फैक्टर खुद ही सिक्रीट करना शुरू कर देता है। सही है, तो खुद का ग्रोथ फैक्टर खुद ही कर रहा है, ऑटो सिग्नलिंग हो रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर वो इंड्यूस करता है स्ट्रोमा को, अगेन स्ट्रोमा ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्रीट ग्रोथ फैक्टर। या तो ये ऑटोक्राइन मैकेनिज्म हुआ या फिर ये पैराक्राइन मैकेनिज्म से, दोनों से ये काम कर सकता है टू इंक्रीज द लेवल्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। अब इसका एक एग्जांपल है प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ये अक्सर हमारे पास इसका मसला होता है CNS सॉलिड ट्यूमर्स में, जैसे ग्लायोब्लास्टोमा, एस्ट्रोसाइटोमा। ठीक है, इसके अलावा TGF अल्फ़ा भी है जो अक्सर सार्कोमाज में इन्वॉल्व होता है। सही है, तो ये था क्या, ग्रोथ फैक्टर। इसकी क्या मसला हो सकता है, या तो कैंसर खुद ही सिक्रीट करना शुरू करते ग्रोथ फैक्टर, या फिर स्ट्रोमल सेल्स से सिक्रीट करवाए। सेकंड म्यूटेशन, सेकंड मसला कहाँ पे आ सकता है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पे। ठीक है, मसला क्या आ सकता है कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए। ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ठीक है, या फिर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो है हाइपर एक्टिव हो जाए ड्यू टू अ फ्यूजन जीन, या फिर काइमेरिक जीन जिसको बोलते हैं। ये वही है जीन रीअरेंजमेंट जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आई थिंक नंबर 3 या नंबर 2 पर है, जिसमें इन्वर्जन्स की वजह से या तो ओवर एक्सप्रेशन थी, और ओवर एक्सप्रेशन के अलावा जो दूसरा वाला था फ्यूजन जीन की जो फॉर्मेशन हो रही थी वो। ठीक है, या फिर जो दूसरा मैंने जिक्र किया ओवर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है HER2 का, इसका दूसरा नाम है ERBB2। ठीक है, ये अक्सर ब्रेस्ट कैंसर में इन्वॉल्व होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट कैंसर में कौन सा, ERBB2, और लंग कैंसर्स में कौन सा होता है, ERBB1। ठीक है, दैट इज़ कॉमन सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। सही है, उसके अलावा भी हमारे पास होते हैं MEN2 में अक्सर RET इन्वॉल्वमेंट होती है। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, ये था ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की लेवल पर मसला आना। इसमें या तो उसकी हाइपर एक्टिविटी हो गई, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गई, या फिर ओवर एक्सप्रेशन हो गई। फिर हमारे पास आ जाते हैं सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स मेनली हमारे पास दो पाथवेज होते हैं, एक होता है रास पाथवे, एक होता है ABL पाथवे। ठीक है, अब रास जो पाथवे है
इसका मज़े वाला सीन है। रास खुद तो इज़ ए एक्टिवेटर ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब ये इसका सीन ये कि ये खुद क्या है, एक्टिवेटर है, मतलब कि ये ग्रोथ बढ़ाएगा, ठीक है। रास अक्सर जो होता है वो GTPase एंजाइम की वजह से इनएक्टिवेट होता है, क्योंकि रास को अक्सर GTP चाहिए होती है टू एक्टिवेट। GTPase GTP को तोड़ देता है तो फिर रास एक्टिवेट ही नहीं हो सकता, सही है। तो अगर मैं GTPase को इनएक्टिवेट करवा दूँ, इसका लॉस ऑफ फंक्शन करवा दूँ, तो इनडायरेक्टली रास कभी भी इनएक्टिविटी नहीं होगा, हमेशा एक्टिविटी रहता रहेगा, सही है। तो दो तरीके हैं, या तो रास अपना एक्टिवेट गेन ऑफ फंक्शन हो रास का, या फिर लॉस ऑफ फंक्शन हो GTPase का, या फिर GTPase के एक्टिवेटिंग प्रोटीन जिनको हम गैप कहते हैं, GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स का, सही है। तो ये चीज़ फिर ABL में क्या है, ABL बेसिकली एक टायरोसिन काइनेज है, और ये अक्सर सुना होगा BCR ABL जीन, जो हमारे पास क्रॉनिक माइलॉइड लीकीमिया में होता है। तो ABL अक्सर टायरोसिन काइनेज है, ये ट्रांजैक्शन वगैरह करवाता है, एंड BCR ABL इसका एग्जाम्पल है जो अक्सर क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में अफेक्टेड होता है, ठीक है। बाकी इसमें रास के एग्जाम्पल्स में कौन सा आ गया, जो ये गैप है ये अक्सर हमारे पास न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में अफेक्टेड होता है, रिजल्टिंग इन कैंसर। नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर अनटिल अनलेस यू आर डूइंग USMLE वगैरह, तो उसमें इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो GTPase है ये अक्सर मेलानोमास में इन्वॉल्वमेंट होती है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर लम्स, बट अनटिल इस पास पेपर्स में कहीं पे पढ़ा हो, लेकिन वैसे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल इस पास पेपर्स में पहले आया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ वो, इस बात को ध्यान रखना। फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये क्या करवाते हैं, ये DNA ट्रांसक्रिप्शन को करवाते हैं, बेसिकली अप रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा मेन है दैट इज़ मिक जीन, ठीक है। अब मिक के डिफरेंट टाइप्स हैं, देयर इज़ C-MYC, देयर इज़ L-MYC एंड देयर इज़ N-MYC, ठीक है। C फॉर सेल्स, तो ये वाइट ब्लड सेल्स को अक्सर इन्वॉल्व करता है, जैसे बर्किट्स लिम्फोमा में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बर्किट्स लिम्फोमा में C-MYC इन्वॉल्वमेंट, ये MCQ इवन आया हुआ है इन द पास्ट। L इज़ फॉर लंग्स, तो फिर ये लंग्स इन्वॉल्वमेंट करवाएगा, लंग कैंसर करवाएगा L-MYC। N इज़ फॉर नर्व या फिर न्यूरल टिश्यू, तो ये न्यूरोब्लास्टोमा कराएगा, ठीक है। तो ये मिक की कहानी हुई। मिक इज़ अ न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, और इसके जो ट्यूमर्स होते हैं ये अक्सर बहुत एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं। बर्किट लिम्फोमा इज़ द मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर, स्पेशली लिम्फोमास में सबसे ज़्यादा अग्रेसिव बर्किट्स ही होता है। इसमें 814 होती है ट्रांसलोकेशन, मिक की ट्रांसलोकेशन होती है। ये अभी पहले नहीं भी करो, ब्लड मॉड्यूल करोगे उसमें वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमारे पास फाइनली क्या है, सेल साइकिल रेगुलेटर्स, ठीक है। सेल साइकिल रेगुलेटर्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रेगुलेशन तो दो हो सकती है ना, एक सेल साइकिल के एक्टिवेटर्स होंगे जो ग्रोथ करवाएंगे, एक सेल साइकिल के इनहिबिटर्स होंगे जो ग्रोथ को रुकवाएंगे, सही है। सेल साइकिल के जो एक्टिवेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ठीक है, जैसे साइक्लिन D, CDK4, ठीक है, साइक्लिन D1 रादर। चलो, उसके अलावा हमारे पास इनहिबिटर्स में क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के इनहिबिटर्स। तो या तो CDK वालों का गेन ऑफ फंक्शन हो, मतलब कि बहुत काम करना शुरू कर दें तो बहुत एक्टिवेशन होगी, या फिर CDK इनहिबिटर्स का लॉस ऑफ फंक्शन हो, मतलब कि वो काम ही नहीं करें तो CDK इनहिबिट ही नहीं होंगे।
ठीक है, तो दैट्स अगेन कैंसर करवा सकते हैं। जो CDK4 है दैट इज़ मेनली इन मेलानोमा एंड ग्लियोब्लास्टोमा। और जो साइक्लिन D1 है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लम्स मेंटल सेल लिम्फोमा में। ठीक है, मेंटल सेल लिम्फोमा दैट इज़ 11-14 ट्रांसलोकेशन होती है यूजुअली। ठीक है, बाकी CDK इनहिबिटर्स में एक इनहिबिटर होता है CDKN2A। ये अक्सर पेंक्रियाज के कैंसर्स में इन्वॉल्वमेंट इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ठीक है सही है। तो ये थे हमारे ग्रोथ सेल्फ सफिशेंसी ग्रोथ सिग्नल्स वाले म्यूटेशंस वगैरह। जस्ट रिपीटिंग थोड़ा सा, ग्रोथ फैक्टर सेल कैंसर खुद भी सिक्रीट कर सकता है, स्ट्रोमा को भी करवाएगा। इंपॉर्टेंट इसमें से प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर याद रखो। ठीक है, सेकंड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की म्यूटेशन, इसमें क्या होगा, या तो गेन ऑफ फंक्शन होगी या हाइपर एक्टिवेशन होगी या फिर ओवर एक्सप्रेशन होगी। इसमें ब्रेस्ट कैंसर याद रखो और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग याद रखो। मेन टू करना चाहते हो कर लो बोले, लेकिन प्लस माइनस यूजुअली नहीं आता। सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स में वी हैव टू पाथवेज, रास पाथवे और ABL पाथवे। ABL पाथवे में BCR ABL जीन वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया भी करवाता है, इवन एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया भी इसका रोल होता है कभी कभी। 922 ट्रांसलोकेशन। ठीक है, उसके अलावा रास पाथवे में मेलानोमा और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कम आएंगे, इतने मेलानोमा में भी आ जाए, लेकिन USMLE के लिए मोर इम्पॉर्टेंट। MIC न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये याद रखो, इवन ईजी है याद रखना। CMYC, LMYC, NMYC ये MCQ आया भी हुआ है एंड मोस्ट लाइकली अगर इस न्यूप्लेजिया में आई थिंक इसका फिर से आना बनता है। ठीक है, फिर बाकी साइक्लिन D1 मेंटल सेल लिम्फोमा ये याद रखो एंड बस ये इतने 3-4 याद रखो, इतने ज़्यादा याद रखने की नीड नहीं है, क्योंकि अक्सर जेनेटिक्स वाले ये सवाल जो होते हैं ये जितने याद रखोगे उतना फिर दूसरी चीज़ें भूलती जाती हैं। तो वो याद रखो जो कोर्स में वैसे अलग से पढ़े भी हुए हैं। ठीक है, तो दैट वाज योर सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स। सेकेंड वन इज इनसेंसिटिविटी ऑफ ग्रोथ इनहिबिशन। ठीक है, बिफोर गोइंग टू दिस दो चीज़ें मैं ऐड करता जाऊँ। ये जितने भी जीन्स हमने डिस्कस किए हैं ये दरअसल जो जेनेटिक जो कैंसर जीन्स की मैं बात कर रहा था, तो ये वही जीन्स हैं जो प्रोटो ऑन्को जीन्स कहलाते थे, जिनकी म्यूटेशंस हो गए तो ये अब ऑन्को जीन्स बन गए, तो फिर ये ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ग्रोथ फैक्टर वाले ये रिसेप्टर ये सारे सारे क्या हैं, प्रोटो ऑन्को जीन्स से जो ऑन्को जीन बन चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा चाहता था कि प्रोटो ऑन्को जीन्स या फिर ऑन्को जीन्स जो होते हैं इनमें अक्सर मेरे पास किसी भी जीन के 2 सेट्स होते हैं ना, 2 एलील्स होते हैं, इनमें एक भी ख़राब हो गया ना मसला करेगा। कन्वर्सली अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ सिग्नल्स, तो उसका सीन ये है, ग्रोथ इनहिबिशन रादर, उसका सीन ये है कि सबसे पहले ये ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स को अफेक्ट करते हैं। ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स का मसला है ये। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल बोथ अलील्स नीड टू बी डैमेज। अगर एक अलील चला भी गया ट्यूमर सप्रेसिव जीन का तो दूसरा काम कर लेगा। ऐसा नहीं है कि एक अलील गया तो बंदा गया, लेकिन दूसरा काम कर लेता है। ठीक है, बाकी इसमें यह है कि ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ ऑफ ट्यूमर को रोकते हैं। ठीक है, कैसे रोकते हैं वो फिर हम बाद में आएंगे। राइट, अब मूविंग ऑन टू दी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, जो 2 मेन इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ दी RB जीन AK रेटिनोप्लास्टोमा जीन एंड नंबर 2 इज़ दी P53 ठीक है, अब RB जीन जो है वो क्या है कि पहले इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी देखते हैं, फिर इस पर मैं आऊँगा कि RB जीन रेटिनोप्लास्टोमा जीन क्यों कहते हैं वगैरह जो भी। ये बेसिकली नेगेटिव रेगुलेटर है सेल साइकिल का। ठीक है, तो ये सेल साइकिल रेगुलेटर है, उसको इनहिबिट करता है। RB जीन की जो लोकेशन है दैट इज़ 13q14 पर क्रोमोसोम पर है। ये किसी 13 क्रोमोसोम की आई थिंक 14th
आई डोंट नो हाउ क्रोमोसोम्स के आर्म्स वर्क, बट ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, दैट इज़ G1S चेक पॉइंट जो है उसको मेंटेन करता है ये, ठीक है। तो G1S चेक पॉइंट जो है उसको मेंटेन करता है। तो अगर वो चेक पॉइंट मेंटेन नहीं होगा तो जो सेल की जो म्यूटेशंस हैं वगैरह वो कैंसर में तब्दील हो सकती हैं अगर आरबी जीन का कोई डिफेक्ट हो, ठीक है। तो आरबी जीन के डिफेक्ट की वजह से क्या हो सकता है, कैंसर। अब डिफेक्ट जो है आरबी जीन का, वी नो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि वी नीड बोथ अलील्स टू बी अफेक्टेड। दैट मीन्स कि वी नीड बोथ आरबी जीन्स to be defective in order to get cancer, ठीक है। अब होता कुछ जीव है कि दो सिनेरियोज हैं, या तो एक आरबी जीन इनहेरिटेड डिफेक्टेड हो, मतलब कि कंजेनाइटली डिफेक्टेड हो, और दूसरा आरबी जीन अक्वायर्ड मतलब कि म्यूटेशन वगैरह हो गई हो, तो फिर मसला हो रहा है, ठीक है। या फिर दूसरा क्या सिनेरियो, दोनों जो आरबी जीन्स हैं वो अक्वायर्ड म्यूटेशंस की वजह से डिफेक्टिव हैं, ठीक है। जो ये पहला वाला है इसको हम कहते हैं फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा, एंड जो आरबी सेकंड वाला है इसको हम कहते हैं स्पोरेडिक रेटिनोब्लास्टोमा। जिक्र करते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, आरबी जीन का नाम रेटिनोब्लास्टोमा क्यों रखा है। असल में हुआ यूँ था कि जब हम रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में पढ़ रहे थे विच इज़ रेटिना का कैंसर, तो हमें पता चला कि वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड जीन्स इन रेटिनोब्लास्टोमा इज़ द आरबी जीन। ऑलमोस्ट हर केस में हमें ये लग रहा था। तो हुआ कुछ यूँ कि फिर हमने जब आरबी जीन बाद में पढ़ा तो हमें पता चला कि अरे ये सिर्फ रेटिनोब्लास्टोमा में इफेक्टिव नहीं है, ये असल में दूसरे कैंसर्स में भी इसका आता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग है, ब्लैडर कैंसर है, इनमें भी आरबी जीन का रिलेशन होता है। लेकिन जब हमने पहली दफ़ा इसको रेटिनोब्लास्टोमा में पढ़ा तो जीन का नाम ही पड़ गया रेटिनोब्लास्टोमा वाला जीन। वो जीन जो डिफेक्ट कर होगा उसमें तो वो रेटिनोब्लास्टोमा करवाएगा। फिर ऑब्वियसली में आगे चल के पता चला कि ऐसा नहीं है, दूसरे जीन्स भी हैं जो दूसरे जीन्स भी हैं, बट लाइक ये जीन दूसरे कैंसर्स में भी होता है, ठीक है। तो ये आरबी जीन की कहानी थी। सेकंड जो जीन है हमारा TP53 जीन है, ठीक है। इसको हम कहते हैं गार्डियन ऑफ जीनोम। ये इसका क्या काम है कि ये P53 जो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको ये बनाता है, प्रोटीन P53 है उसको ये बनाता है। अब P53 क्या करता है, ये बेसिकली अगर रिलीज़ होता है आइदर हिपोक्सिया की वजह से या फिर DNA डैमेज की वजह से। बोथ ऑफ दिस कंडीशंस कैन लीड टू कैंसर। हाइपोक्सिया इन्फ्लेमेशन कराएगा एंड देन उससे एंड देन DNA डैमेज ऑब्वियसली कैन लीड टू कैंसर। तो ये अब P53 फिर करेगा क्या, P53 बेसिकली क्या करता है, एक तो करवाता है सेल साइकिल अरेस्ट। अब वो अरेस्ट टेम्पररी भी हो सकती है जब तक DNA डैमेज सही ना हो जाए, या फिर परमानेंट भी हो सकती है। अगर सेल को ज़्यादा ही डैमेज हो गया तो सेल साइकिल अरेस्ट परमानेंट हो जाएगा, सेल फिर बाद में कभी भी रेप्लिकेट वगैरह नहीं कर सकता। लेकिन अगर सेल साइकिल अरेस्ट से भी काम नहीं चल रहा, माजरा और ख़राब हो गया है, तो फिर ये एपोप्टोसिस भी करवा सकता है, ठीक है। तो इसके तीन फंक्शंस हैं P53 के, क्या, टेम्पररी सेल साइकिल अरेस्ट इन माइनर केसेस, परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट अगर उससे सीवियर हो, एंड एपोप्टोसिस अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो, देयर इज़ नो अदर वे। अब सिमिलरली वी नो कि आरबी जीन की तरह इसको भी दो एलील्स चाहिए, और वही चीज़ है, एक कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक अक्वायर्ड एक कंजेनाइटल का कॉम्बो, या फिर दो अक्वायर्ड वाला कॉम्बो, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जो अक्वायर्ड वाला है उसको छोड़ दो, लेकिन जो कंजेनाइटल वाला है जिसमें आरबी वाले का हमने फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा नाम रखा था, ऐसे ही P53 में एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं ली फ्रोमेनी सिंड्रोम। ये क्या सिंड्रोम है, जिसमें एक TP53 कंजेनाइटली डिफेक्टिव है, बाकी फिर दूसरा जो रह गया वो ऑब्वियसली फिर वो अक्वायर्ड म्यूटेशन ने
आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि SBLA या फिर बॉल्स कर दो बोले, B इज़ फॉर ब्रेन, L इज़ फॉर ल्यूकीमिया, A इज़ फॉर, या फिर इवन लैब्स करना चाहो तो लैब्स भी कर सकते हो, A इज़ फॉर एड्रीनल ग्लैंड एंड S इज़ फॉर सार्कोमास। तो ये 4 किस्म के कैंसर्स लीफ रोमेनी सिंड्रोम में मेन होते हैं। ब्रेन की जगह ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, लेकिन ब्रेन इज़ मोर कॉमन यूजुअली। ठीक है, तो ये 4 या 5 कैंसर थे जो लीफ रोमेनी सिंड्रोम के। व्हाट इज़ लीफ रोमेनी सिंड्रोम? कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ TP53। एक अलील का, दूसरी वाली नहीं, दूसरी वाली फिर से आगे। ठीक है, तो ये थे हमारे इन ग्रोथ इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिशन। तो ये तो 2 मेन थे। उसके अलावा माइनर भी होते हैं, जैसे TGF बीटा। TGF बीटा बेसिकली इसका बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, कभी प्रिवेंट भी करता है, कभी प्रमोट भी करता है, तो डिपेंड करता है। यूजुअली ये पेंक्रियाटिक कैंसर में इसका रोल होता है। स्पेशली इस TGF बीटा के पासवे में एक जीन होता है SMAD4, इसका बड़ा रोल है पेंक्रियाटिक कैंसर में। ठीक है, SMAD प्रोटीन्स होते हैं 1 to 10 होते हैं, उसमें से SMAD4 पेंक्रियाटिक कैंसर में अक्सर मसला करता है। बाकी सेकंड है हमारे पास NF2। NF स्टैंड फॉर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। तो ये बेसिकली न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस करवाता है। एंड APC, ये APC बीटा कैटेनिन पाथवे, ये GI के कार्सिनोमास करवाता है। ठीक है, ये दोनों काम ऐसे करते हैं कि ये दे वर्क बाय द फिनोमेनन ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सेल को सेल के साथ जोड़ के रखते हैं, उनको हम बोलते हैं कैडहेरेंस, उनको हम बोलते हैं कैडहेरेन। ये बेसिकली कैडहेरेन क्या काम करते हैं कि इनको एक्टिवेट करते हैं, तो फिर ये ग्रोथ इनहिबिशन करवाते हैं, मतलब कि रुक जाओ, इसे और ग्रो नहीं करो, क्योंकि साइड में दूसरा सेल है, तो लिमिट कर रहे हैं उसकी ग्रोथ को। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और अगर इनका डिफेक्ट हो जाए तो फिर ऑब्वियसली वो इनहिबिट नहीं होगा, ग्रो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर पार्ट 1 एंड होपफुली समझ में आ गया होगा। अगेन डोंट ट्राई टू रिमेंबर एवरी सिंगल थिंग इवन इस वीडियो की, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो मैंने बोला है कि वो करो, स्पेशली जैसे रेटिनोब्लास्टोमास और लीफ रोमेनी सिंड्रोम, ये ज़रूर करो। ठीक है, P53 वगैरह ये करो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इनको करना नेसेसरी है। बाकी जो साइड वाली चीज़ें करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो नो नीड टू डू इट।